कहीं भी आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ये रेडिएशन बल्ब होते हैं ये रेड होते हैं मोस्टली। ये हमारे पास लुमिनियस जनरेटर की एक पिक्चर है। अब आती है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होती है? लुमिनियस जनरेटर जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रारेड रेज हैविंग द वेवलेंथ बिटवीन 350 टू 4000 नैनोमीटर। यानी कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 350 टू 4000 है लुमिनियस जनरेटर की, और नॉन लुमिनियस जनरेटर की है 750 टू 15000 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमें ये शुरू से पता है कि जितनी वेवलेंथ होगी उतनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी, यानी कि यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा है लुमिनियस जनरेटर की। ये डर्मिस पे जा रही है, एपिडर्मिस पे जा रही है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक जा रही है। अब नॉन लुमिनियस की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है यानी 15000 तक है तो इतनी पेनिट्रेशन सुपरफिशियल रहेगी। अब आती है डिपेंडेंस। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होती है डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, इंफ्रारेड रेज जो होती है ना प्रोड्यूस होती है लुमिनियस जनरेटर हैविंग द मोर पेनिट्रेशन देन द नॉन लुमिनियस जनरेटर। हमने ऊपर ही देख लिया जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की पेनिट्रेशन होगी उतनी ही कम हमारे पास वो पेनिट्रेशन की डेप्थ होगी। ये हमारे पास एमसीक्यूज वाइज से भी इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा ये वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ नंबर है हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज में हमारे पास सिर्फ वेवलेंथ का नंबर बता दिया जाता है और कहा जाता है कि बेटा आप 4 ऑप्शन है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, इनमें से चूज़ करें कि वेवलेंथ किसकी है और किसकी है और कौन से जनरेटर की है। ठीक है, इस आप इमेज में देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट है वो 280 वाली सिर्फ सुपरफिशियल में रहेगी, और अल्ट्रा वायलेट 315 वाली जो है हमारे पास डीप डर्मिस में जाएगी, और फिर ये डर्मिस में जाएगी, और विजिबल वाली जो हमारे पास सुपरफिशियल वो फेशिया तक जाती है। ये हमारे पास सारी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज एंड उनकी वो डिपेंड है पेनिट्रेशन कहाँ तक होगी। अब बताइए टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट कि हमने टेक्निक्स कौन सी ट्रीटमेंट है जो हमने एक्यूट कंडीशन में कौन सा जनरेटर लगाना है और क्रोनिक कंडीशन में हमने कौन सा जनरेटर यूज़ करना है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन और रिसेंट इंजरी होती है। द सेडेटरी इफेक्ट्स ऑफ रेज ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लुमिनियस जनरेटर में बी प्रूव मोर इफेक्टिव फॉर रिलीविंग पेन। यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन या रिसेंट इंजरी में आपने पेशेंट को नॉन लुमिनियस जनरेटर लगाना है। ठीक है, और क्रोनिक टाइप में हमने लुमिनियस जनरेटर लगाना है। और नॉन लुमिनियस जनरेटर यूज़ करने से पहले हमने उसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट पहले हमने उसको ऑन करना लाजमी है ताकि वो हीट अप हो जाए। अब बात है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। क्लोथ मस्ट भी रिमूव करने हैं, हमने उसकी सेंसेशन चेक करनी है हॉट और कोल्ड की कि आपको ज़्यादा सर्दी तो ज़्यादा हीट तो नहीं महसूस होती और पेशेंट को हीट महसूस ही नहीं होती। ये होती है सेंसेशन ऑफ स्किन हमने चेक करनी है, ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। पेशेंट शुड भी कंफर्टेबल होना चाहिए। डज नॉट मूव इन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इंस्ट्रक्ट डू नॉट टच द ऑपरेटर्स। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट होते हैं ना, हम फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हम उसको बताते हैं कि भाई हमने आपको ये मोडेलिटीज़ लगानी है, ये इसकी इंडिकेशंस हैं, ये काउंटर इंडिकेशंस हैं। आपने भी, क्योंकि हमने पेशेंट को साथ लेकर चलना होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत नहीं कर रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा, तो हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए हमने पेशेंट को भी इंस्ट्रक्ट करना होता है अच्छी तरह से। अब हमने अरेंजमेंट ऑफ लैम्प कैसे करनी है। द लैम्प पोजीशन होनी चाहिए ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द ट्रीटेड रेज, स्ट्राइक द स्किन एट द राइट एंगल। हमने इस तरह लैम्प को एडजस्ट करना है कि जो हमारे पास स्किन के ऊपर रेज आए 90 एंगल से। राइट एंगल यानी 90 एंगल सॉरी राइट एंगल यानी 90 एंगल से हमारे पास रेज जो है स्किन के ऊपर स्ट्राइक करें। क्यों स्ट्राइक करें? क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है 90 एंगल पे। ठीक है, ऑप्टिमम डिस्टेंस जो होता है ना हमारे पास पेशेंट और लैम्प का होना चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और आइज़ मस्ट भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रेज हो तो आपने हमेशा आइज़ को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन लें या कोई शील्ड पहन लें, आपने हमेशा आइज़ को प्रोटेक्ट करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो है 90 एंगल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की वजह से। और पेशेंट और लैम्प का डिस्टेंस होना चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर। अब बताइए एप्लीकेशन ऑफ रेज, यानी कि हमने रेज को कैसे लगाना है। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के स्टार्ट पे जो एक्सपायर इंटेंसिटी होती है रेडिएशंस की वो लो होनी चाहिए, बट आफ्टर द 10 मिनट्स व्हेन वेजोडाइलेशन अकर द इंक्रीज ब्लड फ्लो हैज़ बिकम एस्टैब्लिश्ड देन स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन मस्ट भी इंक्रीज कर देनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए पढ़ के तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट के स्टार्ट पे हमने रेडिएशन जो पेशेंट को देनी है वो लो इंटेंसिटी की देनी है। जैसे ही 10 मिनट गुजर जाएंगे, हीट उसके कंटिन्यूसली 10 मिनट उसकी स्किन पे पड़ रही है तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगी, यानी कि जो वेजल्स हैं वो खुल जाएंगी।
जैसे ही वेजल्स खुल जाएंगी उसमें से जो ब्लड पास कर रहा है वो ज़्यादा पास करने लग जाएगा, वेजोडाइलेशन कहते हैं उसे, और उसकी वजह से हमारे पास होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज़, और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी वहाँ से दूर कर देगा। और फिर जैसे ही हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तब हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो भी कैसे करते हैं कि लैम्प क्लोजर टू द पेशेंट, लैम्प उठा के हमने पेशेंट के क्लोज रख देना है, और बाय एडजस्टेबल वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि अगर उसने कोई कपड़ा पहना हुआ है तो उसको हम हटा देंगे, हम स्किन को एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज टू द पेशेंट, पहले मैंने आपको बताया था कि जो 50 to 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द पेशेंट एंड द लैम्प। अब हमने 10 मिनट गुजर गए, अब हमने लैम्प उठा के पेशेंट के पास रख देना ताकि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये भी डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन करना है आपने हमेशा, ऐसे नहीं करना कि भाई पेशेंट की इंक्रीज़ होगी वेजोडाइलेशन, अब उठा के पास हमने पढ़ा था तो वही रखने ही रखने, नहीं, उसकी स्किन को खड़े होकर सेंस करें। ये देखिए अगले पॉइंट में ये लिखा है, थेरेपिस्ट जो होता है ना वो ट्रीटमेंट सेशन के उधर खड़ा रहे, देखता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, स्किन को ज़्यादा रेडनेस तो नहीं हो रही, स्वेटिंग हो रही है, तो अगर उसको ड्रिंक ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट करवाया, एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट स्किन मस्ट बी माइल्ड रेड, ज़्यादा रेड नहीं होनी चाहिए, माइल्ड रेड होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है आपको पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज़ के भी हिसाब से आनी चाहिए और आपकी नॉलेज के लिए भी है कि एक्यूट केसेस में हम जो ट्रीटमेंट टोटल सेशन है वो 10 to 15 मिनट्स का करते हैं, यानी रेडिएशन हम 15 मिनट तक देते हैं एक्यूट कंडीशंस में। क्रोनिक में हम 30 मिनट्स तक भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड सेंसेशन। अब आती है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम थेरेपी लगा रहे हैं उससे हमारे पास बॉडी में क्या इफेक्ट आए हैं। सबसे पहले आएगा रिलीविंग पेन, पेन रिलीव होगी, मसल स्पैज़म इम्प्रूव हो, मसल रिलैक्सेशन होगी। मसल रिलैक्सेशन कैसे होगी? जब मसल स्पैज़म इम्प्रूव होगा। मसल स्पैज़म इम्प्रूव हो रहा है तो ब्लड सप्लाई भी अच्छी आ रही है, ब्लड सप्लाई अच्छी आ रही है यानी क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई भी अच्छी आ रही है। जैसे ब्लड सप्लाई अच्छी होगी वहाँ से रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा, और जैसे गंदे गंदे मटीरियल्स पार्टिकल्स चले जाएंगे उस जगह से तो वहाँ पे ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन भी गेन होगी पेशेंट की, और सिडेटिव इफेक्ट यानी कि सुकून का इफेक्ट भी आएगा, आपका पेशेंट सुकून महसूस करेगा। ये भी डिपेंड अपॉन करता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस है। अब आती हैं डेंजर्स, यानी कि हम हीट यूज़ करें तो उसके बर्न के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बर्न क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हमने इंटेंसिटी ज़्यादा रख दी है, पेशेंट की सेंसेशन चेक नहीं की, पेशेंट जो होता है ना वो रिपोर्ट नहीं करता कि भाई ओवर हीटिंग हो रही है थोड़ा कम कर दो। पेशेंट अगर बेहोश है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट मूव कर रहा है, क्लोजर टू द लैम्प चला गया है, पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान सो गया है। अक्सर जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान सो जाते हैं, लेकिन रेडिएशन थेरेपी में आपने उसको सोने नहीं देना, आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि अभी ओवर हीटिंग हो रही है तो मुझे बताएं, या वो नींद आ रही है तो आपने सोना नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। फॉल इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। हेडेक क्यों होगा भाई? क्योंकि अगर हम गर्मियाँ हैं, इतनी सूरज इतना तप रहा है, गर्मियाँ हैं और हमने ऊपर से उसको रेडिएशन दी है, ज़्यादा देर के लिए दे दिए हैं तो उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। फिर गैंग्रीन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंजरीज ऑफ आइज हो जाती हैं। अब आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होती हैं कि आपने इन पेशेंट्स पे ये रेडिएशन सप्लाई नहीं करनी। हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारे पास बिल फर्ज करें आपके ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद पेशेंट आते हैं, पेशेंट आगे बैठेंगे तो आपने तो देखा भाई पेशेंट जो है उसको मसल स्पैज़म है तो उसको इस तरह चीज़ें हैं जो कि रेडिएशंस के हिसाब से मिलती हैं, तो आपने क्या है अच्छा भाई ठीक है उसको मसल स्पैज़म है, उसके मसल स्पैज़म दूर करना है, मैंने उसको रिलीविंग पेन देनी है तो उसकी वजह डायलेशन करनी है, तो चलो मैं ना उसको इंफ्रारेड रेडिएशन लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तो आप तो पेशेंट को और ख़राब कर देंगे। आपको पता ही नहीं है कि भाई पेशेंट अगर तो हार्ट का मसला है या कुछ भी उसको मसला है, हेमोरेज है, ट्यूमर है, तो वो हमने पूछा ही नहीं उससे, तो हमने उसको रेडिएशन थेरेपी लगा दी। ऐसे नहीं करना बेटा, हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखते हैं। अगर उसकी डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई यानी कि उसका कोई भी ब्लड क्लॉट हुआ है वेन्स में या आर्टरीज में, हम उसको रेडिएशन लगा देंगे। हमने उसको रेडिएशन लगा दी, उसकी वजह से डायलेशन होगी, वेसल्स खुल गई, डायलेट हो गई, उसमें से ब्लड फ्लो ज़्यादा पास करने लग गया तो वो हार्ट की तरफ चले जाएगा, तो इस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एरिया जहाँ पे हेमोरेज हो वहाँ नहीं लगानी, डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन हो उनको नहीं लगानी, डायरेक्टली ओवर आइज नहीं लगानी, और डीप वेव एक्सरेज यानी डीप एक्सरे करवा के पेशेंट आया तो उसको हमने नहीं लगानी, कोबाल्ट थेरेपी के बाद भी नहीं लगानी, और नॉन कॉज ऑफ ट्यूमर यानी ट्यूमर्स हमें पता है इस बच्चे को ट्यूमर है तो हमने इसको भी नहीं लगानी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ यही एम है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं,
फिजियोथेरेपिस्ट इलेक्ट्रोथेरेपी के ही मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है इतनी क्लियर कर दूं, इतनी अच्छी तरह से समझा दूं कि आप लोग आगे जाके अपनी फील्ड में, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।